हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज लेकर हमारे आपके लिए वेव ऑप्टिक्स का एक बेहतरीन लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम आपको बात लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम आपको बताएंगे। देखें जरा, लास्ट टाइम मैंने अगर लास्ट क्लास आपने अटेंड की होगी, कुछ बच्चे न्यू होंगे और कुछ रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं, है ना। उन सभी दोस्तों के लिए, सभी मित्रों के लिए, सभी फ्रेंड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतना सपोर्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखें जरा आगे की अगर हम बात करें, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लास्ट इससे पहले की जो क्लास है ना, उसको आप अच्छे से पढ़ के आए, तब आपको आगे की क्लासेस सारी क्लियर होंगी, है ना दोस्तों। यूनिट्स के आप बीच में एंटर करेंगे तो वहां गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलिए आगे की बात स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, लास्ट टाइम हमने बात की थी इंटरफेरेंस के बारे में, है ना दोस्तों। और इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण के बारे में मैंने आपको बताया था, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, है ना, जब दो तरंगे जिनके आवृत्ति कैसी हो, एक समान हो, और जब भी किसी मीडियम के अंदर प्रोपोगेट होती हैं तो उनके जब प्रोपोगेट होती हैं दो वेव्स अलग अलग, और जिस पॉइंट पर आपस में मिलती हैं, ज्वाइंट होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वहां के बाद में एक वेव चलती है मिलकर के, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब जब ये वेव्स मिलती हैं तो कुछ पॉइंट्स पर आपको मैक्सिमम मिलता है, कुछ पॉइंट्स पर आपको मिनिमम मिलता है। जहां पर मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है उसको मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, और जहां पर नहीं मिलती वहां पर डिस्ट्रक्टिव। यहां पर आई कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, और यहां पर आई कैसा होता है, मिनिमम होता है। ये बात क्लियर हो गई आपको, समझ में आ गई बात। चले, अब मैंने आपको लास्ट टाइम ये पढ़ाया था, देखो आई इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 2√I2 cos थीटा। ये मैंने आपको बात बताई थी, वी नो दैट, ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। इतनी बात समझ में आ गई। चले जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखना जरा, अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो बताइए। तो सबसे पहले आई मैक्सिमम आई मिनिमम दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखें जरा, अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, यानी कि आई मैक्सिमम इक्वल टू, आई की मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, देखें, थीटा के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती है, थीटा के ऊपर, है ना। वहीं से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो जरा, cos थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू थीटा का, देखना जरा, cos थीटा की वैल्यू जो रहेगी वो कितनी देगी, मैक्सिमम वैल्यू +1। इसको आप पुट कर देंगे, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू I2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 1 हो जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो आई मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए जल्दी जरा, इस I1 को आप क्या लिखेंगे, √I1 का स्क्वायर, प्लस I2 को क्या लिखेंगे, √I2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2√I1 इंटू I2। अब ये फॉर्मूला बन गया, अगर आपको याद होगा किसका फॉर्मूला बनता था, देखना जरा, ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस k 2ab, और ये फॉर्मूला होता था किसका, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे, आई मैक्सिमम इक्वल टू, देखना जरा, तो कितना बन जाएगा अगर हम बात करें, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यानी कि a प्लस b का स्क्वायर, और ये बन गई किसकी वैल्यू, आई मैक्सिमम की वैल्यू। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये बहुत सिंपल इजी टॉपिक है, अगर आपने समझ ली एक बार, है ना, और कॉपी पर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे की अगर मैं बात करूं, मिनिमम वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ आई, तो देखना यार, cos थीटा कितना हो जाएगा, -1। भाई मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है मिनिमम वैल्यू। तो देखना जरा, आई मैक्सिमम आई मिनिमम इक्वल टू कितना बन जाएगा, बोलो, I1 प्लस I2 प्लस फिर 2√I1 और √I2, और आगे क्या बन जाएगा, देखना जरा, यहाँ से आगे के मैं बल्कि 1 निकाला था, यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस का, और ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी आई मिनिमम इक्वल टू I1 प्लस I2, ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 2√I1
I1 रूट I2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो I1 को आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर माइनस रूट I1 और रूट I2। एक इसका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab का, ठीक है। और इसको आप फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो कितना बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आई बात या नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई आपको। और यहीं से आप क्या निकालेंगे, रेशो। नाउ देखो जरा, यहीं से आप रेशो निकालेंगे क्या, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। जब इसको आप उठा के इसको से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, देखो जरा, ये कंप्लीट बन जाएगा आपका अंडर रूट I1 प्लस I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस के अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और ये क्या बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया। बोलो जरा, ये एग्जाम पॉइंट है, ठीक है बच्चों। आपको बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बताएं जरा। बिल्कुल भी नींद नहीं आनी चाहिए किसी को भी, किसी तरीके का भी बोर होना यहाँ पर मना है। समझ में आ रही है बात? चलो, समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, डरना मना नहीं है लेकिन बोर होना मना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, बहुत जल्दी से हम एक लाइव सेशन लेके आने वाले हैं 12th क्लास के लिए, ठीक है। और मे बी नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो लाइव सेशन में सोच रहे हैं संडे का हो जाएगा, 2 या 2.5 घंटे की क्लास रहेगी। तैयार है ना मैराथन के लिए जबरदस्त तरीके से? समझ में आ गई बात? चलिए, इससे पहले 11th की देख, 11th का तो ऑफलाइन बैच चल रहा है हमारे यहाँ। ऑनलाइन में अभी 11th की फैसिलिटी नहीं हो पाई है ना, लेकिन 11th के कुछ टॉपिक्स मैंने डाले थे जो हुए थे बीच में, काइनेमेटिक्स वगैरह के टर्म फर्स्ट वाले, उसकी मैराथन की क्लास थी शायद, ठीक। चलिए, बाकी क्लासेस आपकी होंगी और आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी नोट्स आप खुद देखें, चेक करें एक बार। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है और मैंने लिंक भी सेंड कर दिया था FB पर भी और इंस्टा पर भी। वहां से आप जुड़ जाएंगे और उस ग्रुप में डायरेक्ट आप मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, शुरुआत जो होती है वो 0 से होती है, चाहे मेरी हो चाहे आप लोगों की हो। समझ आ रही है बात? 0 से शुरुआत होती है, ठीक है। अब किसी बच्चे को 50 दिखता है, यानी आप जितना लंबा लक्ष्य देखेंगे ना वहां तक ही आप पहुंच पाएंगे। कुछ बच्चों को 100 दिखाई देता है, कुछ को 1000 दिखाई देता है। समझ में आ रही है? ऐसे मुझको बच्चे अभी कितने जुड़े हुए हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं मुझको भी दिखाई नहीं देते हैं, मुझे तो आगे के दिखाई देते हैं। समझ में आ रही बात नहीं? लेकिन उसके लिए आपको बिलीव करना बहुत जरूरी होगा, अपने आप के ऊपर, मेरे ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर। जिस बच्चे को अपने आप पर बिलीव नहीं होगा उसको देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने कोई चीज पर स्टडी कर ली है तो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि हाँ मुझको ये चीज आ गई है और आप उसका हर तरीके से क्वेश्चन, उस क्वेश्चन क्वेरी का आप आंसर कर सकें, ठीक है। तब पढ़ने में मजा है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो सामने से पुट अप होने क्वेश्चन आप उसके आंसर नहीं दे पा रहे जबकि आपने टॉपिक पढ़ लिया है, ये बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आती है ना। तो यानी उस पर और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इतनी बात क्लियर है? चलो, यहां से आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको? चलें जी, इससे आगे की अगर मैं बात करूं चलो, ये क्लियर हो गया। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूं अभी, जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा और फिर आगे के टॉपिक पर हम चलते हैं आज के। देखेंगे ना, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखें जरा। रेशो ऑफ इंटेंसिटीज का जो रेशो दिया गया है वो दिया गया 1:9। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जो रेशो दिया गया यानी कि I1/I2 ये दिया गया 1/9 के इक्वल। क्लियर बात समझ में? जो पूछा क्या गया है, इफ दीज बोथ वेव्स मेक इंटरफेरेंस फाइंड। अगर इंटरफेरेंस बनाते हैं तो आपको बताना है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम की वैल्यू क्या हो। जल्दी से सोल्व करना स्टार्ट कर दें फटाफट से।
पहले मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट सोल्व करने के लिए और मुझको आंसर दें, फिर मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन की जल्दी से। जितने भी बच्चे इस वीडियो को लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जल्दी से मैं पूरे 1 मिनट का टाइम आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ और इसको जल्दी से आप करके देना, फिर मुझको बताएं क्या आ रहा है। तो मैं इसके वायर को ठीक कर देता हूँ। चलो ये बीच में नहीं आया, इसको चेक करो जरा कहाँ गड़बड़ कर रहा है। जल्दी से आंसर बता दें मुझको एक बार आंसर बताएं और जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर आगे की बात को मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए आंसर इसका जल्दी से बता दें मुझको, फिर आगे की बात को स्टार्ट करेंगे। बताइए कर गया आंसर, फिर मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं आपको। जल्दी से बताएं जरा, फिर इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं आपको आगे। अब इस क्वेश्चन को हम एक के थ्रू भी कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था ना आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था √I1 प्लस √I2 और अपॉन में क्या बताया था I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। यहां से एक बात ध्यान देंगे आप, इस √I मैंने आपको बताया था आई प्रोपोर्शनल होता है a स्क्वायर के, और अगर ये √I हो जाए तो प्रोपोर्शनल होगा a के। तो जहां जहां पर √I लिखा हुआ है वहां पर a लिख सकते हैं। तो देखें अगर लिखा हुआ a1 प्लस a2 और यहाँ पर a1 माइनस a2, तो ये दोनों ही फॉर्मूला हो जाता है, ये भी फॉर्मूला 1 हो जाता है और ये फॉर्मूला 2 हो जाता है। तो इसी से हम सोल्व करेंगे। देखें यार इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आ रहे हैं आई प्रोपोर्शनल क्या होता है a स्क्वायर के, और यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं कि I1 अपॉन I2 इक्वल टू कितना होता है बोलो a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। I1 अपॉन I2 की वैल्यू बोलो कितनी है 1/9 इक्वल टू a1 अपॉन a2, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर हो गया। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू a1 अपॉन a2 यानी कि ऑल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना आ गया a1/a2 इक्वल टू कितना आ गया 1/3। और यहाँ से एक बात नोट कर लेंगे आप, जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 की 1 में और ये आ गया 3a1 आ गया। भाई बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी a2 की वैल्यू निकाल दी, क्लियर है। आप देखेंगे यहां से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू बोलो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, यानी कि पूरे को स्क्वायर में लिख सकता हूं। अब इसको अगर मैं बात करूं आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, देखो यार यहाँ पर इसकी वैल्यू a1 तो a1 रहेगा, a2 बोलो कितना है 3a1 और यहाँ पर बोलो कितना है 3a1, तो यानी ये आ गया आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। 3 और 1 4, समझ में आएगा। 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर ये 4 हो गया और ये a1 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस 3 में से बन गया 2, a1 हो गया। a1 से a1 कैंसिल हो गया और यहाँ से कितना आ गया 2 2 जा 4 और -2 का स्क्वायर कितना हो गया बोलो 4 को लिख सकते हो 4/1, यानी आंसर कितना आ गया आपका 4:1। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इतनी बात क्लियर हुई है, जल्दी से बताने लगा। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत, फिर चलते हैं आगे। आई होप आपको ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी, है ना। जो बच्चे भी मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं आगे के सारे टॉपिक्स, वो ग्रुप ऐड कर लें। इसमें किसी भी तरीके का कोई खर्चा नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है। बस दोस्तों आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। PDF CDF सब आपको वहां पर मिलेंगे, फॉर्मूले सब मिलेंगे आपको। प्रीवियस ईयर भी स्टार्ट करने वाले हैं, इसको 1-2 यूनिट में और करा दूं, फिर प्रीवियस ईयर में दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। इसलिए मैं जल्दी इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूँ। चलो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, तो चलो आगे समझ में आएगा। इसको जल्दी से पढ़ने जाएगा एक बार। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे।
क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब इससे आगे की बात स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, मैंने आपको बताया था कि जो इंटरफेरेंस की टाइप होती है दो टाइप के होते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव होता है और एक डिस्ट्रक्टिव होता है ना। अब डेरिवेशन के अंदर हम कैसे पहचानेंगे कि कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होती है, इसको यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। देखना जरा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कुछ बात समझ में आ रही है? कंस्ट्रक्टिव क्या होता है जब हम बात करें भाई, कंस्ट्रक्टिव वो होता है जिसमें कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो, मैक्सिमम वैल्यू क्या वैल्यू हो, जहां पर इंटेंसिटी कैसी होती है, आई कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। ये तो मैंने आपको बताया। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और इंटेंसिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, कोस फाई के ऊपर। कोस फाई की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, +1 हो जानी चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और +1 होने की अगर मैं बात करूं तो ये +1 किसकी वैल्यू होती है, देखना जरा, cos फाई = cos 0 डिग्री। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? आगे बात समझ में, और याद रखना अगर मैं यहां से फाई की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा ये 2n पाई। भाई फाई की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं यहां से तो फाई = कितना आ जाएगा 2n पाई, है ना। और याद रखना ये जब कोस के दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जैसे ये दोनों यहां पर इक्वल है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये दोनों यहां पर इक्वल है ना, तो यहां से इक्वल होने के बाद में अगर आपको केवल ये एंगल निकालना तो उसको कैसे निकालेंगे, 2n पाई ± अल्फा। ये फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है ये फॉर्मूला है पूरा का पूरा, फाई = 2n पाई ± अल्फा। और अल्फा का कौन है यहाँ पर, याद रखना अल्फा कौन है, 0 डिग्री, ये वाला अल्फा कहलाता है हमारा। कुछ बातें क्लियर हो रही हैं, ये आपने 11th में पढ़ रहे होंगे आप ट्रिग्नोमेट्री में, जिनके पास बायोलॉजी उनको मैं फिर दोबारा क्लियर कर दूं। जितने भी जीव प्राणी मेरी क्लासेस देख रहे हैं वो आ जाए, सुन ले ध्यान से। देखो जब दो एंगल कोस के आपस में इक्वल होते हैं तो ये वाला जो एंगल होता है इसको अल्फा मान लेते हैं, और जब कोस कोस के इक्वल हो तो इस एंगल को निकालने का यही फॉर्मूला होता है 2n पाई ± अल्फा, वेयर एन की जो वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सोन तक रहती है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक को दिक्कत हो तो बताना जल्दी जरा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फाई = बोलो 2n पाई ± अल्फा क्या है 0, तो 0 लिखने को कोई फायदा ही नहीं है, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब अगर मैं आपसे बात करूं क्या, नाउ पाथ डिफरेंस, कितना आता है देखना जरा, डेल्टा एक्स अगर मुझको निकालना हो, क्या निकालना हो, डेल्टा एक्स, लेकिन डेल्टा एक्स का फॉर्मूला होता नहीं है ना, पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा फाई का, अगर मैं बोलूं आपसे 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला है। समझ में आ गई बात? डेल्टा फाई की वैल्यू बोलो ऊपर से कितनी है 2n पाई, यहां से बोलो कितना है 2 पाई अपॉन लैम्डा, और यहां से कितना आ गया डेल्टा एक्स आ गया। बोलो क्लियर समझ में आ रही है बात? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो जी, देखना जरा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई हो गया, ठीक है। और डेल्टा एक्स = कितना आ गया, n की मल्टीप्लाई लैम्डा में कर दो, n × लैम्डा। ये कंडीशन आ गई, ये किसकी कंडीशन आ गई, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात होगी, यानी कि संपोषी व्यतिकरण की शर्त। समझ में आ रही है बात? क्या लिखेंगे इसको आप ऊपर, यहां पर लिख लेंगे आप संपोषी, सारा सेम है भैया, व्यतिकरण की शर्त। जो हिंदी वाले हैं हिंदी में ध्यान देंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में ध्यान देंगे। क्लियर बात समझ में? किसी का भी किसी तरीके का नुकसान नहीं होने देंगे, नो लॉस ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया आपको। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, n इंटू लैम्डा होता है। ये शर्त होती है, कंडीशन होती है इंटरफेरेंस की। कौन से की? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। प्रूफ कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोस पाई की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, +1 लेंगे, जब कोस 0 डिग्री कहलाता है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2n पाई हो जाएगा। और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, ये क्या है, फेज डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस। डेल्टा फाई इक्वल टू कितना हो गया, ये मीटर किलोमीटर में होता है और ये एंगल में होता है। 2 पाई
फाई को लैम्डा डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई की वैल्यू रख दी, कैंसिल होकर आ गई, कंडीशन आ गई क्या, और आपकी शर्त बन जाती है डेल्टा एक्स इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। इतनी बात क्लियर है? चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो जी अब पढ़ लेते हैं आगे, देखना जरा। सारी चीजें सेम रहेंगी, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा देखना जाए। फॉर डिस्ट्रक्टिव यानी कि आई मिनिमम होना चाहिए, और अगर मैं बात करूं यहां से फाई की, कोस फाई कितना होता है मिनिमम -1, और -1 क्या कहलाता है, कोस पाई कहलाता है। समझ में आ रही है बात? देखना जरा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है पाई डेल्टा फाई इक्वल टू, अगर मैं बात करूं या फाई इक्वल टू खाली 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और एल्फा की वैल्यू ऊपर कितनी है पाई है, रखो यहाँ पर फाई इक्वल टू 2n पाई, मिनिमम है तो प्लस न लेके माइनस लेंगे, और एल्फा की जगह क्या रखेंगे, बोलो पाई रखेंगे, और यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, देखो जरा क्या आ जाएगा 2n माइनस 1, दोनों में पाई है तो पाई मैंने बाहर ले लिया। समझ में आ रही है बात? यहां से क्या निकल के आ गया, फाई निकल के आ गया, और इस फाई को जब आप यहां रखेंगे तो कितना आएगा बोलो 2n माइनस 1 इंटू पाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इतनी बात समझ में आ रही भैया? पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आपको क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस चाहिए डेल्टा एक्स। यहाँ पर कितना है 2 अपॉन लैम्डा, जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 ऊपर जाके लैम्डा बाय 2। ये कंडीशन किसकी हो गई, जल्दी से बताना जरा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए किसकी हो गई, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये शर्त हो गई, ये कंडीशन हो गई किसकी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। समझ में आ रही है बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए जरा। किसी भी तरीके की किसी को भी कोई समस्या हो तो तुरंत बता दे यहाँ से, है ना। चलिए इससे आगे की बात स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, अब तक हमने इंटरफेरेंस पढ़ा है वेव्स के बारे में। किसके बारे में? वेव्स के बारे में। क्लियर है? चलो जी, अब तक हमने वेव्स के बारे में इंटरफेरेंस पढ़ा है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इंटरफेरेंस इन लाइट, ठीक है। और इंटरफेरेंस इन लाइट की अगर मैं बात करूं, देखना जरा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, देखना जरा से। मैंने लिखा है क्या, when two light waves of similar frequency having a zero और constant phase difference, यानी कि जिनके बीच का phase difference कितना हो, 0 हो, उनकी बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और constant phase difference या फिर कैसा हो, constant हो, ठीक है। propagate in a medium simultaneously in the same direction due to their superposition, maximum intensity is obtained at few points। कुछ पॉइंटों पर, कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो और कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मिनिमम हो। ये भी बात यहाँ पर क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है, ठीक है। क्या लिखा है फिर देखेंगे आप, ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड एट फ्यू पॉइंट्स एंड मिनिमम इंटेंसिटी एट फ्यू पॉइंट। कुछ पॉइंट्स पर मैक्सिमम इंटेंसिटी और कुछ पर मिनिमम इंटेंसिटी। क्लियर है? द फिनोमेना ऑफ redistribution of energy due to superposition of wave called interference of light, ठीक है। और यही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में अगर हम बात करें तो यहां के बारे में बात की थी किसने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, देखें यार। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमारी क्लासेस के बारे में कोई सजेशन भी अगर आपको देना है तो वो भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। समझ में आ रही है बात बच्चा? देखो जितना भी सिस्टम जोड़ा है हमने वो सब आप लोगों के लिए अरेंज किया हुआ है। समझ में आ रही है बात? और आपको ही अगर उससे बेनिफिशियल अगर आपके लिए नहीं होगा तो फिर हमारे भी किसी काम का नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये बात आप ध्यान रखें। चले जाओ बात कर लेते हैं आगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? चलिए जरा, अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले क्या बात की गई, देखें जरा। 2 स्लिट यहां पर ली गई है। देखो यहां पर सबसे पहले क्या होता है,
ये सोर्स है, क्या है ये? सोर्स ऑफ लाइट जिसमें से रेज निकलेगी, क्लियर है। और इसके सामने की अगर मैं बात करूं तो 2 पॉइंट यहां पर हो जाते हैं S1 और 1 पॉइंट यहां पर हो जाता है S2, ठीक है। और इन दोनों स्लिटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसको आप ध्यान रखेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2D है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और यहां पर ये मिड पॉइंट हो जाता है इसका, ठीक। अब इसके सामने क्या है, स्क्रीन है, दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा इधर को कर लो, ये स्क्रीन आ गई, स्क्रीन यानी कि पर्दा, है ना। क्लियर आ गई बात समझ में? इसको थोड़ा इधर लेके आओ, स्क्रीन, स्क्रीन यानी कि पर्दा। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है। अब देखो दोस्तों, ये स्लिट का मतलब समझ रहे हैं आप, देखो ये स्लिट का मीनिंग समझ रहे हैं आप। देखो स्लिट का मीनिंग ये हो गया, होता क्या, मैं आपको बताऊं। ऐसा समझ लें आप कि मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, एक गत्ते की शीट है, और इस गत्ते की शीट को मैंने एक ब्लेड से हल्का सा काट दिया बीच में से। अब ब्लेड बहुत नुकीला होता है, आगे से पैना होता है ना, जब इस स्किन के ऊपर चलेगा तो क्या होगा, बहुत हल्का हल्का सा डेप्थ कर देगा बीच में, यानी बीच में से हल्का सा एक लकीर सी बना देगा। और जब आप इस गत्ते के ऊपर लाइट डालेंगे बहुत सारी, तो सारी की सारी लाइट गत्ता रोक देगा, लेकिन जहां जहां आपने ब्लेड मारा है उसमें से कहीं ना कहीं से भी प्रकाश की किरण जरूर निकलेगी, रे ऑफ लाइट जरूर उसको पार करके दूसरी साइड निकलेगी। तो जब गत्ते के आप दूसरी साइड आकर के देखेंगे तो आपको केवल जितने एरिया में आपने ब्लेड मारा है केवल उसी की शेडो आपको आगे दिखाई देगी। मैं आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलो जी, तो देखिए जरा, यहां से मैं एक बात मान के चलूंगा, क्या ये जो स्लिट है, पहली स्लिट से रे चलती है S1P जो पॉइंट P पर मिलती है, और S2 से एक स्लिट वेव चलती है जो कहां पर मिलती है, S2P कहां मिलती है, ऊपर P पर मिलती है। इसको यहां मिला लेंगे आप, पूरा भी इसको मैच करा सकते हैं, ठीक है। क्लियर बात समझ, ये सेंटर हो गया, एक पॉइंट M हो गया और ये पॉइंट N हो गया। देखो यार, अगर ये मिड पॉइंट है, मैंने क्या कहा, पूरे के पूरे बीच की डिस्टेंस ये 2D ही आपको लेना है, ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको 2D का मतलब क्या हो जाएगा, तो यार इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या D ऊपर का और D नीचे का। अगर मैं पूरे की बात करूंगा तो पूरा कितना हो जाएगा, बोलो 2D होगा या नहीं होगा, समझ में आ रही है बात। भाई सेंटर से मैंने इसको भी D ले लिया और इसको भी D ले लिया। अगर मैं S1 से S2 तक की डिस्टेंस पूछूं आपसे तो कितना आ जाएगा, 2D आ जाएगा। यही चलने वाला है पूरे क्वेश्चन में, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है, क्लियर है। तो देखिए जरा, यहां से अगर मैं बात करूं, अब यहां से एक बात समझेंगे आप, मैंने ये P से यहां तक की जो डिस्टेंस ली है O तक की, उसको क्या माना है, X माना है। समझ में आ गई बात, ये X है, ये भी D है, इसको ऐसे ले लो आप। चलो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्या ये D है और ये भी D है, और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा कितना होगा, ये 2D होगी। क्लियर बात समझ में आ गई। अब इसको देखते हैं जरा, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे आप, लेट S इज अ source of light, S1 and S2 are two slits put, इसको लिख लेंगे near about at distance 2D। कितने डिस्टेंस पर रखिए, D। स्क्रीन इज पुट एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर रखिए, हम बात करें तो D हो जाता है, कितना हो जाता है, देखो यहां से आकर के डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे,
इसको आप डी बोलेंगे। समझ में आ रही है? ये डी का चक्कर याद रखना। अगर स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस की बात की जाए, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, तो 2d लेंगे। इस d2 को d7 नहीं करना, ध्यान रखना। और अगर बात करें स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस, स्लिट से पर्दे तक की दूरी है ना, इसको छिद्र भी बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाती है? डी हो जाती है। समझ में आ गई बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रही है बात? देखें जरा, ओ इज अ सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस। ओ को क्या मान लिया मैंने? इंटरफेरेंस का सेंटर मान लिया। ठीक है, अब यहां से आगे ध्यान देंगे क्या? बोथ रेज मीट एट पॉइंट पी। क्लियर बात? दोनों की दोनों रे कहां जाकर मिल रही है? पॉइंट पी पर जाकर के मिल रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर आ रही है इस बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, और लिख लेंगे यहां पर विच डिस्टेंस इज x। ये जो पॉइंट P है ये O से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है? x पर रखा हुआ है। देखो सबसे पहली बात यह है कि मुझको निकालना है पाथ डिफरेंस, कि जो पहली रे चली है S1 से लेकर P तक और जो दूसरी रे चली है S2 से लेकर P तक, इन दोनों की दोनों रेज के जो पाथ हैं उन पाथ में कितना डिफरेंस आया, अंतर कितना आया, इसको ही बोलते हैं पथांतर। क्या बोलते हैं इसको? पथांतर। ये डेल्टा एक्स आपको निकालना है। भाई एक बात मान के चले, एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक चाइल्ड है जो कितना चला 5 किलोमीटर, और सेकंड बच्चा कितना चला 8 किलोमीटर। अगर मैं पूछूं आपसे इनके पाथ का डिफरेंस बताइए तो क्या करेंगे? 8 में से 5 को माइनस करेंगे, नहीं करेंगे? बिल्कुल सेम ऐसे यहां पर करना है। S2P में से माइनस कर देंगे S1P, लेकिन माइनस कब करेंगे? जब आपके पास वो चीज होगी, है ना? तो माइनस करने से पहले वो चीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसको आप निकाल देंगे। और कैसे निकालेंगे देखें जरा। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इधर ट्रायंगल S1PM, ट्रायंगल दिख रहा है आपको? S1PM ये वाला ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है देखना जरा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है किसके? बोलो, S1M का स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। S1P स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो कितना बन जाएगा? ये ऐसा कैसे रहेगा? और S1M कितना बन जाएगा? बोलो, D स्क्वायर बन जाएगा। और PM की अगर मैं बात करूं, देखना दोस्तों, PM यहां से लेके यहां तक, ठीक है, कितना बोलेंगे इसको? P से लेके M तक को पूरा कितना? X। समझ में आ रही बात है नहीं? भाई मुझको क्या चाहिए? मुझको P से लेके M तक की डिस्टेंस चाहिए, है ना? तो और डिस्टेंस होनी चाहिए x से जुड़ी हुई, तो इस पूरे के पूरे x में से अगर मैं क्या घटा दूं? d घटा दूं। अगर x माइनस d कर दूं तो बात चल जाएगी नहीं चल जाएगी? बताना है। S1P स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमको d बाहर लेना है ना? जब d स्क्वायर बाहर लेंगे तो अंदर कितना बच जाएगा? बोलो, 1 प्लस x माइनस d का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। क्लियर बात समझ में? यहां से S1P आ गया। जब स्क्वायर को उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा? रूट आ जाएगा, और रूट में से d स्क्वायर में से d बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा? पावर 1/2। बोलो जरा, समझ में आया या नहीं आया? इसकी पावर कितनी हो जाएगी? बोलो, पूरे की पावर, कंप्लीट की पावर हो जाएगी पावर 1/2। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यहां तक की बात क्लियर है? चलो जी, समझ में आ गई बात? क्लियर है इतनी बात? इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा। अब यहां से एक बात ध्यान देंगे आप, देखो इस 1/2 को कहां जाएगा? बोलो, अगर मैं बात करूं 1/2 को, अब हम यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1/2 आगे आ सकता है x माइनस d का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ये बायनोमियल थ्योरम से हुआ है, किससे? इसको लिख लेंगे आप। बायनोमियल थ्योरम। और बायनोमियल थ्योरम क्या होता है? जब 1 प्लस एक्स की पावर n हो एंड द n इज लेस देन 0, ठीक है? तो यहां से एक बात ध्यान रखना कि यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी? मान लिया आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर है ना? तो यहां से ये कितना 1/2 यानी कि कितना है? 0.5 है ना? तो 1 से कम है, तो यानी इसका मतलब ये है ये पूरा 1/2
इतनी बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताना जरा जल्दी से। क्लियर है इतनी बात? चलो जी, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, अब ऐसे ही पॉइंट निकाल लेंगे किसके लिए बोलो? दूसरे के लिए, सेकंड वाले के लिए बोलो। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में जाएंगे आप? S2PN। और यहां देखो जरा S2P, S2P का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बोलो? S1 S2P का स्क्वायर। अच्छा हाँ, देखो ये वाला ट्रायंगल आ गया पूरा का पूरा कंप्लीट, तो इसमें हाइपोटेनस हो गया और ये हो जाएगा Pn का स्क्वायर प्लस S2n का स्क्वायर, S2P इक्वल टू बोलो Pn कितना है? यहां से अगर मैं बात करूंगा इस बार हो जाएगा x में d ऐड कर दो भैया, और S2n कितना हो जाएगा? d स्क्वायर। ठीक है, ये भी स्क्वायर हो गया। यहां से काम करो, d स्क्वायर बाहर ले लो तो कितना बन जाएगा? ये d स्क्वायर की जगह तो 1 आ गया, और x प्लस d का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया? d स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आ गई? बताओ जरा, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों के? क्लियर आ रही है भैया? चलो, अगर क्लियर आ रही है तो बढ़िया बात आ रही है। देखिए जरा, अब यहां से आगे की मैं बात करता हूं। देखो, जब इस स्क्वायर को आप इधर लेके जाएंगे तो d स्क्वायर का d रह जाएगा, और अंदर आ जाएगा 1 प्लस x प्लस d का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, है ना। और बाइनोमियल थ्योरम से मैंने आपको बताया है कि क्या होगा, वही होगा डायलॉग होता है ना। चलो, क्लियर बात समझ में? फ्री माइंड होके पढ़ें, जितना फ्री माइंड होके पढ़ेंगे उतना ज्यादा चीजें एंटर्स करेंगे आपके सब क्वेश्चंस माइंड में। ठीक है, देखें जरा, तो ऐसा 1/2 कहां जाएगा बोलो? ये आ गया, ये बाइनोमियल थ्योरम से हो गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है, दोनों को उठा के क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर डेल्टा x आ जाएगा, और डेल्टा x के बाद हम जानते हैं कंडीशन कंस्ट्रक्टिव की और डिस्ट्रक्टिव की। ठीक है, देखना जरा यहाँ से आगे। नाउ पाथ डिफरेंस डेल्टा x इक्वल टू, बोलो जरा क्या माइनस करेंगे? S2P में से S1P माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो जरा इन दोनों में क्या आपको बनाना है पहले देख लो। भाई d बाहर आ गया, चलो जी, अब यहां से क्या बचा? देखो 1 प्लस x प्लस d का होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। क्लियर बात समझ में आ गई? अब माइनस लगाएंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, d तो बाहर आ गया 1 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस d का होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो देखना यहाँ से डेल्टा x इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? भाई d बाहर पहले से ही है 2d, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2d से 2d बाहर आ गया, और अंदर क्या बच गया बोलो? a ये और ये, इसको ओपन करो, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a 2ab। अब यहाँ से इसको ओपन करो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस क्या था ना, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x d हो जाएगा, x से x गया, d से d गया। क्लियर बात समझ में आ गई? तो डेल्टा x d से d चला गया, तो 1 अपॉन क्या आ गया? 2d आ गया, और इनटू में क्या आ जाएगा? देखो जरा से कितना आ जाएगा? 2 और 2 4xd। बताना जरा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा। इससे कैंसिल हो गया, ठीक। और यहां से कितना आ गया? डेल्टा x इक्वल टू x इंटू 2d अपॉन d। बताओ जरा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा। x इक्वल डेल्टा x इक्वल टू क्या आ गया? x इंटू 2d अपॉन d। क्लियर बात समझ में आ गई? ये मैंने क्या निकाल दिया? ये पाथ डिफरेंस आ गया, यानी दोनों की दोनों किरणों के बीच में, रेस के बीच में जितना भी एंगल का डिफरेंस आ रहा था वो मैंने यहां से निकाल दिया। समझ में आ रही है बात? अब देखें जरा यहां से, इसको एक काम करो, ये तो समझ में आ गया मैंने S1P कैसे निकाला ट्राइंगल से, इसको ऐसे करके फिर कॉमन ले लिया और यहाँ पर फिर स्क्वायर लगा दिया और रूट आगे आ गया, ये बाइनोमियल थ्योरम से कर दिया। ऐसी S2P निकाला, इसको मैं रफ कर देता हूँ, है ना। चलो देखिए जल्दी से आगे, इसको भी हटाइए, उसके लिए स्क्रीन शॉट वगैरह आप लेते रहेंगे, है ना, सब चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, देखिए जरा पाथ डिफरेंस आ गया। अब अगर मैं आगे की बात करूं, देखना जरा,
पोजीशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, है ना। और ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, बताना जरा। ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला था डेल्टा एक्स बराबर एन इंटू लेमडा इक्वल टू, क्लियर था। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है बताना जरा, एक्स इंटू 2d अपॉन डी इक्वल टू एन इंटू लेमडा। और यहाँ से कम करें, इस एक्स की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डी अपॉन 2d एन इंटू लेमडा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स को क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। बताओ जरा समझ में आई बात या नहीं। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स एन इक्वल टू डी अपॉन 2d एन इंटू लेमडा। याद रखना, जहाँ एन इक्वल टू क्या होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात, यहाँ पर 0 की वैल्यू रखते चले जाएंगे, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और एक्शन क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। सेंटर से क्या हो जाएगा, ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी आपको। क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई। और अगर सेंटर की ब्राइट फ्रिंज निकालनी है तो यहां पर आप क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू सॉरी, जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो x भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लिख लेंगे इट इज सेंटर फ्रिंज। क्या बन जाएगी ये, सेंटर की क्या बन जाएगी, ये ब्राइट फ्रिंज कहां पर है, सेंटर पर है, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो जी। अब नेक्स्ट की बात पढ़ते हैं। क्या मेन बात हमारी यहीं से स्टार्ट हुई है, यही पूछना था उसको, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। और डार्क फ्रिंज की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, अगर डार्क फ्रिंज की पोजीशन की बात करूं तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना रहता है, और बताना जरा। तैयार कीजिएगा, 2n माइनस 1 और लैम्डा बाय 2। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स इंटू 2d अपॉन डी, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा, d ऊपर चला गया, 2d नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। और ये फॉर्मूला आ गया, इसका इसको एक्स लिख के क्या लिखेंगे आप, एक्स एन लिखेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, डार्क ब्राइट फ्रिंज के। ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन क्या है और डार्क फ्रिंज की लोकेशन क्या है, उसी को लेकर के फॉर्मूले दोनों आए हैं। और एक बार फिर दोबारा से आपको रिवाइज करके बता देता हूँ। देखो हमारे पास एक लाइट सोर्स था S, और इस लाइट सोर्स से कुछ डिस्टेंस पे क्या रखा था हमने, S1 और S2 दो स्लिट्स रखी थी, जिससे 2 रेज चलेगी, S1P और S2P। इनके बीच का डिस्टेंस 2D था, और जो स्क्रीन रखी गई है सामने, वहां से दूरी कितनी थी, D। क्लियर बात समझ में। दो ट्रायंगल बने थे, S1PM बना था और S2PM बना था। S2P में से S1P को हमने माइनस कर दिया था। S1P S2P कैसे है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। और जब आप S2P बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो क्या आ गया था, हमारे घटाने के बाद डेल्टा एक्स यहाँ से निकल के आ गया था। और डेल्टा एक्स हमने क्यों निकाला भाई, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बारे में जो हमको बातें पता है। डेल्टा एक्स इक्वल टू एन इंटू लेमडा पता है, क्योंकि डेल्टा एक्स ही आता है, इसलिए हमने डेल्टा एक्स निकाल दिया। और इनको एक एक करके क्या रखेंगे, अगर मैं बात करूँ देखना जरा, इसको ब्राइट फ्रिंज भी क्या रखेंगे, यहाँ पर डेल्टा एक्स इक्वल टू एन इंटू लेमडा, यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करो, एक्स एन निकल के आ गया। और याद रखना, अब एन की वैल्यू, एन का मीनिंग क्या है, एन का मीनिंग है फ्रिंज का नंबर। जैसे मैंने कहा थर्ड फ्रिंज तो x3 हो गया। अब जैसे मैं बोलूंगा क्या, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज तो x5 हो गया। और d अपॉन 2d 5 इंटू लेमडा। एन की जिस भी फ्रिंज की वो बात बोलेगा वही फ्रिंज आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। और ऐसे अगर मैं डार्क फ्रिंज की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू d अपॉन 2d 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई भाई। यहाँ पर याद रखना भाई, स्टार्टिंग में मैंने डेल्टा एक्स एन इंटू लेमडा लिखा था कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो यहाँ पर बस अगर फ्रिंज की बात आएगी तो d अपॉन 2d आ जाएगा। और यहाँ पर d अपॉन 2d आ जाएगा, और n की जगह क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना जरा, किसी भी तरीके की। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे और बताएं जल्दी से यार, किसी भी तरीके को दिक्कत हो इस क्वेश्चन के अंदर आपको। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एग्जाम के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से ये आता है। इस
इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस को आप जितनी बार अपनी कॉपी पर लिख के करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन तैयार हो पाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है ना आपको? चलो, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको क्लियर आ रहा होगा एकदम, है ना। स्क्रीन थोड़ी गड़बड़ हो रही थी पहले, लेकिन अब एकदम क्लियर है। यह लेक्चर नंबर 4 बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं जल्दी जरा, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, अब हम निकाल लेते हैं फ्रिंज की वाइड कितनी होती है, ठीक है। यानी कि फ्रिंजों की चौड़ाई। ठीक, अब हमने फ्रिंज का नंबर्स निकालना हमने सीख लिया। समझ में आ रही है बात? वाइड ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। देखो जरा, मुझको पता है ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, बताना जरा। ब्राइट फ्रिंज के लिए अभी भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। कंडीशन तो एन तो लैम्डा होती है, लेकिन फ्रिंज कितना होता है, डी अपॉन 2d। एन इंटू लैम्डा, इसको लिख लेंगे वी गेट। हमारे पास ये है, ये एक फ्रिंज का डिफरेंस आ गया। समझ में आ रही बात या नहीं? ठीक है, इसको आप डेल्टा एक्स में लेके एक्स एन लिखेंगे। ये एन फ्रिंज है हमारे पास, ठीक है। और मुझको क्या निकालनी है, फ्रिंजों के बीच की क्या निकालनी है। देखो, मैंने कहा पहली फ्रिंज ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। अब अगर मुझको डिफरेंस निकालना तो मैं क्या करूं, पूरे के पूरे 3 में से 2 को माइनस कर दूं, ये आ जाएगी बीच की दूरी। या फिर पूरे के पूरे 2 में से 1 को माइनस कर दूं, बीच की दूरी आ जाएगी। यानी एन है, और इससे नेक्स्ट कौन सी होगी, एक जुड़ जाएगा इसमें n+1। ऐसे ही n में क्या जुड़ जाएगा, n+1 और लैम्डा। और दोनों को उठा के क्या कर दूं, बताना जरा। माइनस कर दूं या नहीं, करो माइनस, क्या कॉमन आ गया, d अपॉन 2d बाहर आ गया, और सबसे लास्ट में लैम्डा भी बाहर आ गया। यहां से क्या आया, n+1, और यहां से क्या आया, माइनस का n आ गया। n से n कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको w बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, w बोलते हैं। और ये आ गया d अपॉन 2d, और यहां से कितना आ गया, 1 बचा। इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या आ गया, लैम्डा आ गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे आप, ब्राइट, ब्राइट यानी दीप्त। ये दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई आ गई। अंग्रेजी वाले इसको ब्राइट लिख लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है क्या, while of fringe does not depend on the numbers of fringe। फ्रिंज का कौन सा नंबर है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आ रही बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर n है ही नहीं। अब जो चीज है ही नहीं तो उसके ऊपर डिपेंड करने का मतलब ही नहीं बनता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो, ऐसी एक पॉइंट और देख लेंगे, इसका फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। देखिएगा, वाइड ऑफ, अब आ जाएगा डार्क फ्रिंज की अगर मैं बात करूं तो यहां से xn इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताना जरा, d अपॉन 2d 12-1 और लैम्डा बाय 2। बताना जरा, यही फॉर्मूले में आया था या नहीं आया था? क्लियर बात समझ में आ रही है? अब n की जगह पर क्या रख देंगे, बोलो xn+1 d अपॉन 2d, बोलो जरा 2 n+1 माइनस का 1 और लैम्डा बाय 2। दोनों को उठा के माइनस कर दो तो w इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो n+1 में से माइनस कर दिया xn, तो माइनस करोगे तो बाहर आ जाएगा d अपॉन 2d, और अंदर बच जाएगा ये सारा का सारा 2 n+1 -1, ठीक है। और माइनस का क्या आ जाएगा, ऊपर से 2n+1 और बाहर से क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आएगा w इक्वल टू कितना बनेगा, ये यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 2। कितनी बात क्लियर समझ में आ रही है नहीं?
जल्दी से बताना जरा। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। 2n से 2n कैंसिल हो गया, w इक्वल टू क्या आ रहा है, d/2d, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, लैम्डा आ गया। यही बात यहाँ पर भी आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या नहीं है, n नहीं है। क्लियर बात समझ में आ रही है। देखो ना तो इस फॉर्मूले के अंदर n है और ना ही इसके फॉर्मूले के अंदर है, सेकंड फॉर्मूले के अंदर n आया है। आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार फिर दोबारा से सुन लें। मैंने जो बात निकाली है, चौड़ाई जो निकाली है, अगर मैं किसकी निकालूं, ब्राइट फ्रिंज की निकालूं, है ना, तो ब्राइट फ्रिंज की कितनी आई है, w इक्वल टू d/2d इंटू लैम्डा। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर n कहीं पर भी नहीं है ना, मजेदार बात। अब जो चीज नहीं है तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती है ना, ये बात प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है कई बार, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, वाई द फ्रिंज, कौन सी फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। अगर ब्राइट कर रहे हैं तो ब्राइट लिखेंगे, और डार्क अगर लिख रहे हैं तो फिर डार्क लिखेंगे, ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज के नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बोलो जरा, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आप कॉपी पर अपनी लिख रहे हैं चीजों को तो और ज्यादा बढ़िया बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिखने से चीजें याद हो जाती हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है, समझ में आ रही है। और अगर लिखकर चीजों को याद करेंगे तो चीजें बहुत जल्दी से आपको याद होंगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो ये इंटरफेरेंस आपको क्लियर समझ में आ गया होगा वेव ऑप्टिक्स का। अब वेव ऑप्टिक्स में मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, दो टॉपिक आपके बचे हुए हैं। इंटरफेरेंस कल ऐसे अगले लेक्चर नंबर 5 में कंप्लीट हो जाएगा, और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से बताना जरा। यहाँ किसी को भी कोई दिक्कत हो, किसी भी तरीके की टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप सेंड कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप के जो ग्रुप बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं जिसके से कि डिस्कशन अच्छे से हम लोग आप लोग कर सकें। क्लियर बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए, ठीक है, और अपने मकसद को बिल्कुल ना भूलिए, टारगेट 1+। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।